they are both used to output data to the screen। जो भी काम होता है दोनों का एक ही होता है। जैसे कि हमको कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है अपने स्क्रीन पर, तो उसी का यूज होता है इको में भी और प्रिंट में भी। बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इको में कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती है, और जबकि जो प्रिंट होता है वो एक रिटर्न वैल्यू देता ही देता है हर हाल में। जैसे कि वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। सो इट कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशंस ऑल्सो। एक्सप्रेशंस में जैसे कि हम यूज करते हैं, मैं अभी आगे भी दिखाऊंगा आपको। इको कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स, और इको के अंदर हम बहुत सारे एक साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं, और बहुत कम ही यूज होता है वैसे तो ये। और जबकि जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है, प्रिंट कैन टेक 1 आर्ग्यूमेंट, उसमें हम सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। और इको बहुत जल्दी काम करता है प्रिंट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो। इसका भी एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा एग्जाम्पल। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल एक बनाया हुआ है यहाँ पर, ये एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में है, अब देख सकते हैं। ये HTML टैग्स के अंदर हमने यहाँ PHP का यूज किया हुआ है, और मैंने यहाँ 4 टाइप के स्टेटमेंट्स प्रिंट कराए हैं, ठीक है। सबसे पहले इको को हमने हेड के अंदर दिया है, हेडिंग 2 के अंदर PHP इज फन। फिर हमने सिंपली यूज किया है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का, जिसमें कि मैंने यहाँ लाइन ब्रेक का भी यूज किया, ये लाइन ब्रेक का टैग होता है। फिर इको में हमने एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराया है नॉर्मली। उसके बाद मैंने विद मल्टीपल पैरामीटर्स का भी यूज किया है इसमें। तो एक बार मैं आपको उसका आउटपुट भी दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम चलते हैं इसके आउटपुट की तरफ, मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार आपको। इसका मैंने यहाँ प्रोग्राम भी किया हुआ है, तो मैं वो आपको पहले दिखा देता हूँ। सिंपली हमको यहाँ पर लोकल होस्ट डालना होगा। मैंने ऑलरेडी अपना सर्वर स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने लोकल होस्ट डाला, और जो भी मैंने प्रोग्राम्स क्रिएट किए हुए हैं उनकी लिस्टिंग आ गई। तो सपोज मुझे इको का देखना है, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट टाइप HTML दिया हुआ है। फिर HTML के अंदर बॉडी टैग का यूज किया है, बॉडी के अंदर हमने PHP का यूज किया हुआ है। और मैंने यहाँ पर 5 ये 4 स्टेटमेंट मैंने प्रिंटिंग के लिए दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले हेडिंग दिया हुआ है H2 PHP इज फन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ PHP इज फन लिखा हुआ है। ये हेडिंग के फॉर्म में है, क्योंकि मैंने इसके साथ हेडिंग टैग का यूज किया है। आप डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स भी यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज करना है। आई एम अबाउट टू लर्न PHP, फिर मैंने यहाँ पर लाइन ब्रेक भी दे दिया है। ये BR का जो यूज होता है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट मैंने अलग अलग स्ट्रिंग्स का यूज किया है डबल कोट्स के अंदर, जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे क्या यूज करना है। तो वापस हम आ जाएंगे अपने PPT की तरफ। तो PPT के थ्रू मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने नीचे आउटपुट इसका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इको स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट भी है, प्रिंट का भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत जरा ही सा डिफरेंस होता है, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था अभी। तो ये इसका भी एग्जाम्पल है प्रिंट स्टेटमेंट का, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने इको का यूज किया है, वैसे ही हमने प्रिंट का भी यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो इसका भी मैं एक बार आपको आउटपुट रन करा के दिखा देता हूँ। ये प्रिंट का प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नोटपैड में, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। और मैं इसको भी एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे रन जब होगा तब कैसा शो होगा आपके स्क्रीन पर। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर
क्रिएटेड है, ये प्रिंट का प्रोग्राम है। सिमिलरली हमने प्रिंट में भी H2 का यूज किया हुआ है, हेडिंग 2 का, जिससे कि आपको डिफरेंस समझ में आए थोड़ा। ठीक है, आप इसकी जगह H1 से लेके H6 तक कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर H2 करता हूँ, इसको मैं सॉरी H1 कर देता हूँ एक बार, और इसका मैं डिफरेंस भी आपको दिखा दूंगा। ये मैंने यहाँ पर H1 लिख दिया, फिर मैंने इसको सिंपली सेव किया, और मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सेव करना है अपना जो भी चेंजेस करने हैं कोडिंग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ PHP इज फन बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट का और इको का, दोनों का आप यूज करके एक बार चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या यूज होता है। तो इसी के बाद हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके थ्रू कि मैं आपको यहाँ बताऊंगा वेरिएबल्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसका हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ पर यूज करना होता है, किसके साथ यूज करना होता है। तो वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। डॉलर साइन लगा के आपको हमेशा यूज करना होगा, ये मैं अभी आपको प्रोग्राम में बता भी दूंगा एक बार। डॉलर साइन के साथ हमेशा आपको यूज करना होता है अपने वेरिएबल को, और उसके साथ साथ अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी होगी। उसके साथ साथ अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। कभी भी कोई भी अगर वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, उसमें 0 to 9 कोई भी नंबर यूज नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि उसको वो फिर रीड ना कर पाए। ठीक है, इस चीज का प्लीज हमेशा ध्यान रखें। और इसके साथ साथ अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आप हमेशा अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे या फिर कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप यूज कर लें अंडरस्कोर लगा के आप नंबर दे सकते हैं, उसके पहले आप नहीं दे सकते। तो इस चीज का हमको ध्यान देना होता है यहाँ पर। उसके साथ साथ वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। हमेशा ध्यान रखें जो भी हम वेरिएबल नेम का यूज कर रहे हैं, अगर सपोज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, डॉलर यहाँ पर मैंने स्मॉल से लिखा हुआ है एज, और एक मैंने लगाया हुआ है डॉलर के साथ कैपिटल में। दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है, ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी होगी। अगर हम एज की जगह एज डिफाइन कर देंगे कहीं पर भी प्रोग्राम में, तो वो उसको डिफरेंटली ट्रीट करेगा। तो जैसा भी आप यूज कर रहे हैं, जब भी आप डिफाइन कर रहे हैं अपने वेरिएबल को, हमेशा ध्यान रखें उसको सेम तरीके से जगह जगह डिफरेंट जगह आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है। ये चीज हमेशा हमको ध्यान रखनी होगी। और जो भी मैंने भी आपको रूल्स बताए हैं, तो इन रूल्स को भी आपको ध्यान रखना होगा कि कब कैसे कहां पर हमको यूज करना है। हमेशा डॉलर साइन का ही यूज करना होता है वेरिएबल्स में, उसके बिना आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, वो एरर शो कर देगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट हम आ जाएंगे डेटा टाइप्स पर। डेटा टाइप्स आई होप पता होगा सबको ज्यादातर। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन होता है कि किस टाइप का वेरिएबल हमको यूज करना है अपने प्रोग्राम में। सपोज आपको दो नंबर्स को प्रिंट कराना है, तो नंबर आपके इंटीजर फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो फ्लोटिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ मैंने यहाँ पर डेटा टाइप्स दिए हुए हैं। 8 डेटा टाइप्स हैं यहाँ पर, 8 और 9 डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग है हमारा, तो जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा भी थोड़ा डिटेल में। स्ट्रिंग है, इंटीजर है, उसके साथ हमारा फ्लोट है, फिर बुलियन आ जाता है। बुलियन का भी यूज होता है एज अ वेरिएबल। एरे का यूज करते हैं हम, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े डेटा को आप इंसर्ट करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, नल वैल्यू होता है, उसके साथ साथ रिसोर्स होता है। ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जिनको कि हम यूज करते हैं जब भी हम PHP प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग के बारे में आपको बता देता हूं कि ये कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए
आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अपना स्टेटमेंट, या फिर आप सिंगल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। हमेशा अगर खोल रहे हैं तो उसको बंद करना मत भूलें प्लीज। अगर ओपन किया है तो क्लोज करना भी हमको जरूरी है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कोलन का भी यूज करना होता है। फिर यहाँ डबल कोट्स अगेन, अगर आपको सपोज डिफरेंटली करना है तो आप डबल कोट से खोल सकते हैं और सिंगल कोट से आप बंद कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, वो कैसे यूज करना चाहता है। सिमिलरली आप सिंगल कोट से खोल भी सकते हैं और डबल कोट से भी बंद कर सकते हैं। ये कुछ आपके रूल्स होते हैं। या फिर सिंगल कोट से हमने खोला, डबल कोट से बंद किया, ये टोटली डिपेंड करता है कि यूजर कैसे यूज करना चाह रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैंने नीचे, तो इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने वेरिएबल भी दिया हुआ है $x इक्वल्स टू डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड। तो इस टाइप से आप अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं डिफरेंटली। या फिर सिंगल कोट से देखिए, आप देख सकते हैं $y इक्वल्स टू सिंगल कोट्स फिर डबल कोट्स के बीच में मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। और सिंपली इसको प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, जिससे कि वो इसको रीड कर पाए एज अ स्ट्रिंग। तो ये चीज हमेशा हमको ध्यान रखनी होगी, जब भी हम स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं तो उसको हमेशा डबल कोट्स में ही यूज करें, तभी वो रीड करेगा, वरना रीड नहीं करता है। और एक चीज और नोट करने वाली बात है इसमें, इफ वी वांट embed another language like HTML in PHP, then all HTML work as a string। तो हमेशा जो HTML के टैग्स वगैरह होते हैं वो एज अ स्ट्रिंग ही काम करेंगे आपके कोड के अंदर। तो ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी होगी। फिर इसके बाद हम कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जैसे आपने कोई भी स्ट्रिंग टाइप की अब आप उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं अपर केस में, तो उसके लिए str अपर का यूज किया जाता है अपर केस के लिए। फिर इसी तरीके से लोअर केस के भी लिए होता है स्ट्रिंग लोअर, जो कि कन्वर्ट कर देता है जैसा भी आपने लिखा हो अपना स्ट्रिंग, वो उसको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में। स्ट्रिंग रिवर्स, ये रिवर्स का फंक्शन होता है यहाँ REV। इसमें हम अपने स्ट्रिंग को पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। जैसा कि आपने कोई भी वर्ड लिखा, ठीक है, अब आप उसको उल्टा प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये रिवर्स कर देगा। जो लास्ट लेटर होगा वो फर्स्ट आ जाएगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो लास्ट में चला जाएगा। तो उसके लिए हम रिवर्स ऑर्डर का यूज करते हैं, रिवर्स फंक्शन का होता है यूज। फिर होता है स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट कराना, कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए हम str लेंथ का यूज करते हैं टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन गिवन स्ट्रिंग। इसी तरीके से आप सब स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हैं इस फंक्शन का यूज करके टू रिटर्न अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। एक पर्टिकुलर अगर आपको कोई पार्ट प्रिंट कराना है तो उसके लिए सब स्ट्रिंग का यूज किया जाता है PHP के अंदर। तो ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि आपको सिर्फ यूज करना होता है और अपने स्ट्रिंग को डिफाइन करना होता है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर इंटीजर, जिसका मैं अभी आपको एक प्रोग्राम भी करके दिखाऊंगा यहाँ। एन इंटीजर डेटा टाइप इज नॉन डेसिमल नंबर बिटवीन, आप देख सकते हैं यहाँ रेंज भी दी हुई है, तो इस रेंज से इस रेंज के बीच आप डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तक। ये नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, इसमें आपको डॉट का यूज नहीं करना होता है। जैसे कई बार होता है कि हमको कुछ करेंसी में डॉट का यूज करना होता है, या हमारा आंसर कई बार होता है कि डॉट में आता है, तो आपको यहाँ पर डॉट नहीं लगाना है, डेसिमल नहीं लगाना है, सिर्फ नॉर्मल डिजिट्स का यूज करना है। और जो रूल होता है इंटीजर का, यहाँ कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एन इंटीजर मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, एक डिजिट होना कंपलसरी है। जब तक एक डिजिट नहीं होगी वो उसको एज इंटीजर ट्रीट नहीं करेगा। इसके साथ साथ एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। कई बार होता है कि हमको कुछ डेसिमल में चाहिए होता है, बट यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं कर सकते हैं। और जो इंटीजर होता है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी
हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम कैसा नंबर डिफाइन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में या वेरिएबल के साथ। वो टोटली डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि उसको क्या डिफाइन करना है। फिर आ जाता है नेक्स्ट रूल, जो कि कहता है इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड इन 3 फॉर्मेट्स। 3 फॉर्मेट्स में आप डिफाइन कर सकते हैं। डेसिमल जो कि 10 बेस्ड होता है, हेक्साडेसिमल जो कि 16 बेस्ड होता है, जो कि प्रीफिक्स्ड होता है 0x के थ्रू, और ऑक्टल होता है आपका 8 बेस्ड नंबर जो कि प्रीफिक्स्ड होता है विद 0 से स्टार्ट होता है। तो इतने टाइप के फॉर्मेट्स आप यूज कर सकते हैं इंटीजर्स के अंदर। तो इसका मैं एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, ये आप सिंपली देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, HTML बॉडी के अंदर हमने PHP का यूज किया हुआ है। फिर मैंने एक वैल्यू दे दी है यहाँ 5985 $x, वेरिएबल डम्प $x, फिर मैंने यहाँ इसको क्लोज कर दिया है। तो इसका एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो सपोज ये मेरा प्रोग्राम है, ये आप देख सकते हैं मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पर प्रोग्राम डिफाइन किया हुआ है, और इसमें मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स का यूज किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर $1 इक्वल्स टू $नंबर। फिर मैंने यहाँ पर सम कराने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है $1 प्लस $2। तो मैंने सिंपली यहाँ पर इंटीजर वगैरह का कुछ भी नहीं यूज किया हुआ है, इसको सिंपली ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है एज अ स्ट्रिंग। तो ये एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहा है। और इसी प्रकार से मैंने एक और प्रोग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर जिसमें कि आप स्ट्रिंग सॉरी इंटीजर का यूज देख सकते हैं, जो कि इवन और ऑड। अगर आपको कोई इवन और ऑड नंबर चेक कराना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है, तो उसके लिए भी एक मैंने यहाँ प्रोग्राम डिफाइन किया हुआ है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म के फॉर्मेट में है। तो मैंने यहाँ पर भी सिंपल नंबर लिया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर हमको कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है इंटीजर की, इसलिए हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हैं कोई भी अपना डेटा टाइप। तो मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ कि ये किस टाइप से आपको रन होके शो करेगा। सपोज मैंने कहा सम ऑफ डिजिट्स, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने ऑलरेडी डिजिट दिया हुआ है, तो ये सम की कैलकुलेशन करके हमको यहाँ दिखा रहा है। इसका मैं एक बार प्रोग्राम आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है $num इक्वल्स टू 14597, और मैंने सिंपली यहाँ पर नीचे डिफाइन कर दिया है। मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, नम है, सम है और रेम है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट को। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने सिंपली यूज किया है फॉर स्टेटमेंट का, जिसमें कि मैंने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि फॉर कहाँ पर यूज किया जाता है और कैसे होता है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर रेम की वैल्यू डिफाइन कर दी है, रिमाइंडर की, इक्वल्स टू $num, फिर आपका परसेंटेज साइन है 10 है। तो इसको यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है सिमिलरली, और इसने क्या किया, यहाँ पर जो भी मैंने फॉर्मूला डिफाइन किया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसने कैलकुलेट करके हमको ये डिजिट शो कर दी है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो सम आएगा वो 26 आएगा इसका ऑल ओवर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर इंटीजर्स वगैरह का या फ्लोट वगैरह का। वो डिपेंड करता है कि हमको कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर नहीं यूज करना है। तो बहुत सिंपल यूज होता है। तो इसी के थ्रू मैं यहाँ पर आ जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोट का वैल्यू भी मैंने डिफाइन किया हुआ है। बहुत सिंपल होता है। अगर आपको प्रिंट कराना है सिंपली, तो आप इसी वैल्यू को इसी के नीचे आप ई को टाइप करके सिंपली $x लिख देंगे, वो आपका प्रिंट होके शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आप फ्लोट वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
बहुत इजी होता है इस पे काम करना। जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो चीजें और क्लियर होती हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं पीएचपी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो पीएचपी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत सिंपल होता है इसको भी यूज करना। एन ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप विच स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू प्रोसेस दैट डेटा। जो ऑब्जेक्ट होता है एक प्रकार का डेटा टाइप ही होता है जिसमें कि हम डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराते हैं। वो डिपेंड करता है हमको किस टाइप से उसको प्रोसेसिंग करानी है। एंड इन पीएचपी एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड। ऑब्जेक्ट के अंदर हमको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं उसको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करें। ये चीज हमको ध्यान देना होता है। फर्स्ट वी मस्ट डिक्लेयर अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। हमको एक क्लास डिफाइन करनी होती है, फिर उसके बाद हम उसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। फॉर दिस वी यूज द क्लास कीवर्ड, और उसके लिए हमको कहीं ना कहीं क्लास कीवर्ड का यूज करना होता है। ठीक है। एंड अ क्लास इज अ स्ट्रक्चर दैट कैन कंटेन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज क्लास 12th में कुछ स्टूडेंट होते हैं। ठीक है। क्लास 12th के अंदर जो स्टूडेंट होंगे, और जो स्टूडेंट होगा उसका नेम होगा एज अ प्रॉपर्टी, और उसका जो बिहेवियर होगा वो एज अ मेथड होगा। तो इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। और उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो ऑब्जेक्ट्स होंगे। हर एक ऑब्जेक्ट का एक नाम होता है, कुछ बिहेवियर होता है, कुछ मेथड्स होते हैं। तो उस टाइप से हम क्लास को डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी। वो XYZ किसी भी चीज के लिए हो सकता है। वो चाहे तो आपका प्रोडक्ट हो सकता है या प्रोडक्ट की कैटेगरी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजर अगेन कि वो क्या क्या यूज करना चाह रहा है प्रोग्राम के अंदर। फिर पीएचपी ऑब्जेक्ट्स के बाद आपका आ जाता है नल वैल्यू। कई बार होता है कि नल वैल्यू हम समझते हैं कि जीरो होता है, लेकिन जीरो वैल्यू नहीं होता। उसमें कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की जाती है। तो ये भी एक प्रकार का आपका डेटा टाइप होता है पीएचपी में। नल इज अ स्पेशल डेटा टाइप which can have only one value, that is null. Null value define होती है इसमें। and a variable of data type null is a variable that has no value assigned to it. उसको कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की जाती डेटा डिफाइन करते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज मैंने एक कोड किया हुआ है पीएचपी के अंदर, $x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। मैंने ये एज अ स्ट्रिंग डिफाइन किया है, और इसी के साथ मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया $x इक्वल्स टू नल। तो अब ये क्या करेगा, इस वैल्यू को शो नहीं करेगा, इसको नल शो करेगा, क्योंकि मैंने जैसे ही हेलो वर्ड डिफाइन किया उसके बाद मैंने इसको नल वैल्यू डिफाइन कर दी। तो ये डंप हो जाएगा, एक तरीके से कोई वैल्यू नहीं है। इफ अ वेरिएबल इज क्रिएटेड विदाउट अ वैल्यू, अगर सपोज हम किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देते हैं, इट इज ऑटोमेटिकली असाइन्ड अ वैल्यू ऑफ नल। वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही नल हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ना ही जीरो, जीरो भी नहीं होता, नेगेटिव नंबर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो सिंपली आपका नल रहता है। एंड वेरिएबल्स कैन आल्सो बी एम्प्टीड बाय सेटिंग द वैल्यू टू नल। वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, यूजर पे भी डिपेंड करता है कि आपको वेरिएबल के थ्रू कौन सा वैल्यू चाहिए। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजर इटसेल्फ। फिर इसके बाद आपका आ जाता है ऑपरेटर्स के बारे में। पीएचपी ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैं इसको समझा देता हूं। जो ऑपरेटर्स का काम होता है बेसिकली, या डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं। पीएचपी डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप। यहाँ डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आता है, जिसके थ्रू कि हम प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे आपके अर्थमेटिक के अंदर आ जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का जो यूज होता है वो इक्वल टू साइन के थ्रू यूज होता है, जिसमें कि हम इक्वल टू का यूज करते हैं। फिर हमारा आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें कि हम ग्रेटर देन, लेस देन, या लेस देन इक्वल टू, या इक्वल टू ग्रेटर देन का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजर कि हमको किस टाइप का प्रोग्राम
लिखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें कि एंड और का यूज होता है। लॉजिक चेक करना होता है कि वैल्यू अगर दोनों ट्रू हैं तो वो हमारा जो रिजल्ट है वो आउटपुट ट्रू आए, ठीक है। अगर फॉल्स है तो फॉल्स आए। वो टोटली डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का लॉजिक यूज किया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ प्रोग्राम दिखा देता हूँ एक बार। ये आप मैंने सपोज यहाँ पर इवन ऑड का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमने कैसे यूज किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पीएचपी का कोड लिखा हुआ है। एक बार यहाँ पर हमने नंबर लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इफ द रिमाइंडर इज 0 देन द वैल्यू इज इवन, अदरवाइज द नंबर इज ऑड। ये टोटली डिपेंड करता है। यहाँ हमने एक स्टेटमेंट दे दिया है, इफ कंडीशन लगा दी है, और कंडीशन के अंदर हमने नंबर का रिमाइंडर चेक कराया हुआ है। अगर इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में हमारा जो स्टेटमेंट है वो इवन प्रिंट हो जाए, नंबर इज एन इवन। अगर ऑड है तो वो ऑड प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है हमने, और कंडीशन के लिए हमने एक नंबर भी दिया हुआ है जिसमें कि नंबर यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। और ये मैंने एक फॉर्म के थ्रू बनाया हुआ है प्रोग्राम, तो मैं इसको एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये इवन और ऑड का है। आप देख सकते हैं यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें कि हमको एक नंबर डिफाइन करना होगा। सपोज मैं यहाँ कोई भी एक नंबर दे देता हूं, मैंने कहा 23, और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली मुझे शो कर देगा कैलकुलेट करके कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। आप देख सकते हैं 23 इज ऑड नंबर। तो इस टाइप से ये हमको चेक करके शो करता है। अगर सपोज मैं यहाँ पर कहता हूं 8, तो ये मुझे यहाँ पर दिखा देगा इवन नंबर। ये ऑटोमेटिकली अपने आप कैलकुलेट करके मुझे शो करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन दी हुई है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये चेक करता है वेरिएबल को जो भी यूजर इनपुट कर रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो इस टाइप से बहुत सारे प्रोग्राम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर जैसे आपको 0 को दिखाना है कि इनवैलिड है, ना ही इवन है ऑड है, तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसी कंडीशन के साथ। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूंगा अपने प्रोग्राम में कि यहाँ पर जो इक्वल टू का साइन है इट इज यूज्ड एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने परसेंटेज का साइन दिया हुआ है वो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो डिवाइड करेगा 2 से और चेक करेगा कि अगर जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो अगर इक्वल टू 0 है तो उस केस में इवन नंबर प्रिंट हो, वरना वो ऑड नंबर प्रिंट हो। तो इस टाइप से हम चेक करा सकते हैं अपने कंडीशंस को मेंशन करके यहाँ पर। तो और इसके साथ नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है ऑपरेटर्स के बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें कि 4 प्रकार की कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। सबसे पहले होता है आपका इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हम एग्जीक्यूट कराते हैं कुछ कोड को, जो कि इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी आपका स्टेटमेंट प्रिंट होता है, वरना वो फॉल्स हो जाता है। तो ये हमेशा हमको ध्यान रखना होगा, जब भी हम कोई भी कंडीशन चेक कराएं तो उसको हम ट्रू रखेंगे तभी वो प्रिंट होगा, वरना वो प्रिंट नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया इवन और ऑड को चेक कराने के केस में, जिसमें कि हम एक कोड लिखेंगे और उसमें भी हम कंडीशन देंगे, 2 कंडीशन देंगे। अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट होगा, वरना वो एल्स की तरफ चला जाएगा, एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा चेक करने के लिए कि अगर फॉल्स है कंडीशन तो वो वाला स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाए।
इसी तरीके से आपका इफ एल्स इफ होता है, जिसके अंदर की बहुत सारे एल्स होते हैं। एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशंस, यहाँ पर 2 से ज्यादा कंडीशंस आप दे सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर अगेन कि हमको एक प्रोग्राम के अंदर कितनी कंडीशंस का यूज करना है। और इसके साथ साथ जब भी हम यूज करें तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक कंडीशन एक दूसरे से अलग हो, वरना वो आपका मिसमैच हो जाएगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक लिया जाता है एग्जीक्यूट कराने के लिए। स्विच के अंदर बहुत सारे केस स्टेटमेंट होते हैं तो उनका यूज करते हैं हम। तो एक बार मैं इफ एल्स का आपको यूज करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने इवन और ऑड का एक प्रोग्राम बनाया हुआ था। इसी प्रकार से मैंने एक लीप ईयर का भी प्रोग्राम बनाया हुआ है इफ एल्स के लिए, जिसको कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। ये देख सकते हैं एक मैंने फॉर्म के फॉर्मेट में यहाँ प्रोग्रामिंग करी हुई है। और अगेन आप देख सकते हैं मैंने HTML के अंदर यहाँ PHP का यूज किया हुआ है। और मैंने यहाँ कंडीशन दी हुई है, जो भी यूजर यहाँ पर ईयर डाले उसको वो चेक कराएगा कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर माने तो जिस साल फरवरी के महीने में 29 डेज आते हैं, तो उसको चेक कराने के लिए हमने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। और यहाँ पर जो मैंने कंडीशन दी हुई है, इफ 0 इज इक्वल टू ईयर, जो भी यूजर डालेगा वेरिएबल में, ठीक है, ये यूजर से हम इनपुट लेंगे यहाँ पर ईयर का, और जो भी ईयर वो डालेगा उसको कैलकुलेट करेगा, 4 से डिवाइड करेगा। और अगर वो 0 आता है, उसी के साथ साथ एक और कंडीशन हमने दी हुई है, अगर हम ईयर को डिवाइड कर रहे हैं 100 से तब भी वो 0 के इक्वल नहीं है, या फिर यहाँ 3 कंडीशन लगी हुई है एंड और, जिनको कि हम लॉजिकल बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर अगेन 400 से भी डिवाइड किया हुआ है इसको। देन अगेन यहाँ पर हमने 0 को इक्वल करवाया है। अगर तीनों कंडीशन ट्रू होती हैं, उस केस में आपका ईयर लीप ईयर कहलाएगा, वरना वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोग्राम पर आ जाता हूं। ये आप देख सकते हैं हम एंटर द ईयर ये बोल रहा है आपको। हम यूजर से इनपुट लेते हैं। सपोज मुझे यहाँ चेक कराना है 2018, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो मैं जैसे ही यहाँ पर सबमिट करूंगा, ये शो कर देगा 2018 इज नॉट अ लीप ईयर। और इसी तरीके से अगर हम 2020 चेक कराते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमको कौन सा ईयर चेक करना है, ये शो कर देगा एज अ लीप ईयर। जो कि हर 4 साल बाद आपने देखा होगा कि 29 डेज आते हैं पर्टिकुलर ईयर में, और वैसे 28 डेज होते हैं फरवरी के मंथ में, तो उसको चेक कराने के लिए ये प्रोग्राम लिखा है। तो इसी टाइप से अगर आपको चेक कराना है 2024, उसको भी आपको ये लीप ईयर शो करेगा। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं। एक प्रोग्राम मैंने और बनाया हुआ है फिबोनाची सीरीज का, उसका भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। वो वाइल कंडीशन के लिए होती है, जिसमें कि हम लूप का यूज करते हैं, वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। तो इसी टाइप से हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और ये देख सकते हैं यहाँ इफ कंडीशन भी है, यहाँ पर 2 इफ है और एक एल्स है। तो इस टाइप से हमको यूज करना होता है इफ और एल्स का। अगर ये कंडीशन, ये जो मैंने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, अगर ये ट्रू होगी तो उस केस में हमारा जो इको के संग स्टेटमेंट है वो ये प्रिंट कर देगा, वरना अगर ये फॉल्स होगी कंडीशन तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ये टोटली अगेन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट। ऑलवेज इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर अगेन। तो अब हम आ जाएंगे अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो स्लाइड के थ्रू मैं यहाँ पर और भी चीजें आपको बताना चाहूंगा।
कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद हम आ जाते हैं लूप्स के अंदर। लूप क्या होते हैं, यहाँ पर मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताना चाहूंगा। जो लूप होता है ये तब तक वर्क करता है जब तक एक उसको एंड ना मिल जाए, मतलब एक रुकावट ना मिल जाए, तब तक आपका लूप काम करता है। यहाँ पर 4 प्रकार के लूप होते हैं। वाइल होता है, डू वाइल होता है, फॉर होता है एंड फॉर ईच होता है। तो वाइल लूप जो होता है, लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप वर्किंग रहेगा, और जब तक आपका वो स्टॉप नहीं हो जाएगा, जब तक उसको कंडीशन फॉल्स नहीं मिलती, तब तक वो चलता रहेगा। इसी प्रकार से आपका डू वाइल होता है। इसमें क्या होता है, लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड देन रिपीट्स द लूप एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ये तब तक आपका प्रिंट कराता रहेगा आपके स्टेटमेंट या पर्टिकुलर जो भी आपने प्रिंट कराना है, तब तक जब तक इसकी कंडीशन लास्ट में जाके आपकी फॉल्स नहीं हो जाती है। तो इसी प्रकार से मैंने इसका भी प्रोग्राम बना हुआ है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। फॉर लूप का भी सेम काम होता है। लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ये पर्टिकुलर एक नंबर हम डिफाइन कर देते हैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन एंड इक्वल टू, कि यहां तक हमारा लूप वर्क करे, तो वहीं तक वो चलेगा। उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद आपका रिजल्ट प्रिंट नहीं होता है। इसी प्रकार से आपका फॉर ईच होता है। फॉर ईच लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। ये बेसिकली एरे के लिए यूज होता है, थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि फॉर लूप का हम कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फिबोनाची सीरीज का वाइल का बना हुआ है, तो मैं पहले आपको वाइल का दिखा देता हूं कि वाइल में कैसे काम करता है हमारा लूप। अब मैं सबसे पहले फिबोनाची सीरीज के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे नंबर्स होते हैं 0, 1, और हम क्या करते हैं, 0 और 1 को पहले प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। फिर 1 और 1 को प्लस करेंगे, हमारा 2 आएगा। देन 1 और 2 को प्लस करेंगे, 3 आएगा। तो ये जो सीरीज है, ये मैंने यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर वाइल तब तक चलेगा जब तक इसको वैल्यू 10 के नीचे तक नहीं मिलती। 10 जैसे ही आ जाएगा, ये अपना लूप आपका स्टॉप कर देगा। तो इसको मैंने सिंपली प्रिंट कराया हुआ है यहाँ पर। तो इसका भी मैं प्रोग्राम आपको एक बार दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, जब तक इसको 10 मिला, 10 की वैल्यू जब तक 89 नहीं हो गई, तब तक ये यहाँ पर ये ऐड होता रहा। 1 + 1 हमको 2 मिल रहा है, देन हमको 1 + 2, देन 3, 2 + 3 5, देन 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21। ये आप खुद भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो ये उसका मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फॉन्ट साइज बड़ा करके। ये आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, और नंबर यूजर से इनपुट करा लिया गया है ऑलरेडी। ये आप देख सकते हैं, 3 नंबर्स हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं, 0 0 एंड 1, और ये नम की वैल्यू चेक करेगा जो कि ऐड हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ इको n3 को प्रिंट करा रहा है, n3 = n2 + n1। तो इस टाइप से हम डिफरेंट सीरीज भी प्रिंट करा सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है। अगर मैं इसी में चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर डाल देता हूं 20 और मैं इसको सेव कर देता हूं, तो ये हमारा 20 तक लूप काम करेगा। मैं सिंपली इसको रिफ्रेश कर देता हूं, आप देख सकते हैं 20 तक इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो इसी टाइप से हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बना के चेक कर सकते हैं। PHP में बहुत सिंपल होता है। और एक बार मैं फॉर लूप का भी दिखा देता हूं कि फॉर लूप कैसे काम करता है यहाँ पर। तो फॉर का भी मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें टेबल प्रिंट कराने का प्रोग्राम। ये पर्टिकुलर नंबर का जैसे कि आपको प्रिंट कराना है, सिंपली आप उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। ये टेबल होते हैं, जैसे 2 का है, 3 का है, 4 का, आपको किसी भी नंबर का आपको
प्रिंट कराना है टेबल, तो ये पूरा पूरा टेबल आपको प्रिंट करके शो कर देगा। तो उसका प्रोग्राम मैंने फॉर लूप का यूज करके किया हुआ है, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूं। मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी वेरिएबल a,8। मैंने यहाँ पर 8 ले लिया है वैल्यू और फॉर कंडीशन लगा दी है। फॉर में मैंने $i=1 लिखा है, 1 डिफाइन किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कोलन दे दिया $i=<10। हमारी जो कंडीशन है वो 10 तक चलेगी, 10 के बाद स्टॉप हो जाएगी। और ये क्या करेगा, जैसे जैसे इसको वैल्यू मिलती जाएगी ये एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट का साइन होता है, तो ये इंक्रीमेंट करता रहेगा हर एक वैल्यू को। तो इसी टाइप से प्रिंट करता रहेगा। फिर इको को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया है 8 के ए से, और ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी 8 दे दी है यहाँ। फिर ये लाइन ब्रेक करेगा और लाइन ब्रेक करके हमको प्रिंट कराएगा। मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखा देता हूं। टेबल ऑफ नंबर्स, ये जैसे सपोज मैंने 8 से प्रिंट कराया है और मैं सिंपली यहाँ पर अगर मैं 2 डिफाइन कर देता हूं, तो ये मुझे पूरा पूरा 2 का टेबल, अभी आप 8 का टेबल देख सकते हैं, पूरा 8 to 80 10 तक ये प्रिंट कर रहा है। अगर सपोज आपको 2 का प्रिंट कराना, आपको प्रोग्राम में चेंज करना होगा। इसी प्रकार से आप यूजर इनपुट के थ्रू भी यहाँ पर करा सकते हैं। मैंने इसको सेव किया। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप चेंज कर रहे हैं वैल्यू, तो आपको सेव करना बहुत जरूरी है। और मैं जब यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा, ये सिंपली मुझे 2 का पूरा पूरा टेबल शो कर देगा। तो इस टाइप से आप फॉर कंडीशन का यूज कर सकते हैं। अब सपोज मुझे अगर इसी में 20 तक शो करना है 2 के टेबल को, मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और सिंपली मैं जब रिफ्रेश करूंगा, ये 20 तक मुझे प्रिंट करा देगा। तो आप डिफरेंट तरीके से जैसा आप चाहें उस टाइप से आप अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूजर। तो इस टाइप से हम फॉर लूप का यूज करते हैं, व्हाइल का यूज करते हैं। फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर कुछ फंक्शंस के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इंक्लूड, इट इज यूज टू इंक्लूड द फाइल, ये प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस होते हैं। फाइल इज नॉट फाउंड, देन वार्निंग विल बी शो एंड स्क्रिप्ट इज कंटिन्यू। देन रिक्वायर होता है फंक्शन, इट इज यूज टू इंक्लूड द फाइल बट फाइल इज नॉट फाउंड, इन एरर विल बी शो विद द वार्निंग एंड स्क्रीन स्टॉप। स्क्रीन स्टॉप हो जाती है इंक्लूड अंडरस्कोर वंस एंड रिक्वायर अंडरस्कोर वंस। ये दोनों चीज आपको शो करेगा जब भी वार्निंग का कुछ आपको देना होगा। ये टोटली डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि वो इन फंक्शंस को कहाँ यूज कराना चाहता है। इसी टाइप से आपका इम्प्लोड होता है और एक्सप्लोड होता है। इम्प्लोड का यूज हम एरे में करते हैं जहां पर स्ट्रिंग का यूज होता है, और एक्सप्लोड का यूज होता है जब हमको एरे को कन्वर्ट कराना होता है किसी उसमें पर्टिकुलर एरे में कन्वर्ट। अगर हम कोई वेरिएबल को कर रहे हैं तो उस केस में हम एक्सप्लोड का यूज करते हैं। तो ये PHP के फंक्शंस का यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसको कि हम करके एक बार चेकआउट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। और यहाँ पर मैंने कुछ और भी प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, तो उनको भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। यहाँ पर मैंने बहुत एक स्वैपिंग ऑफ नंबर्स का क्रिएट किया हुआ है, जिसमें कि नंबर ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाता है। यहाँ पर ऑपरेटर का भी मैं यूज आपको दिखा देता हूं एक बार। ये ऑपरेटर्स का यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का है। मैंने $a की वैल्यू 45 दी है, देन $b की वैल्यू 78 दी हुई है। और एक थर्ड वेरिएबल में मैंने डिफाइन कर दिया है थर्ड इक्वल्स टू $a, देन $a इक्वल्स टू $b, देन $b इक्वल्स टू थर्ड। ये आफ्टर स्वैपिंग आपको यहाँ पर दिखाएगा कि इंटरचेंज हो जाएंगी आपकी वैल्यूज, ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग ये प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है मैंने यहाँ पर। और सिंपली मैं इसको यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ रन करा के, ये आप देख सकते हैं।
इसने ए में 78 ले लिया है और बी में 45। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ए में 45 दिया है और बी में 78। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट बहुत टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो हमको प्रैक्टिकली करके देखना होता है, चेकआउट करना होता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट लॉजिक वी वांट टू पुट इन अवर प्रोग्राम। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो इस टाइप से बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। पीएचपी में आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, आप इंटरैक्टिव प्रोग्राम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, वो टोटली डिपेंड होता है हमारे ऊपर। तो ये था कुछ पीएचपी फंक्शंस और जो भी मैंने अभी आपको बताया लूप्स वगैरह के बारे में। तो इसके बाद हम आ जाते हैं डाउट सेशंस की तरफ। अगर किसी का कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है? किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप प्लीज पूछें। मैं देख रहा हूँ हमारे संग सुमन मक्कड़ जी हैं, जूली कुमार हैं, रिंकी घोष हैं। किसी का कोई डाउट है या क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? So thank you so much all, and thank you. Have a great